So today we will discuss the very important topic, that is section 313 of CRPC. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है क्योंकि जब भी हम लोग ट्रायल वगैरह पढ़ते हैं या इंक्वायरी वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें एक पार्ट आता है जहां पर आपको एक्यूज्ड को पर्सनली एक मौका दिया जाता है अपनी बातों को कहने का, या अगर हम कह सके तो अक्यूज्ड को एक अच्छे बिना किसी दबाव के उसको एक मौका दिया जाता है जहां पर वो अपनी बातों को कह सके, या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अगर पुट अप हुआ है या वो किसी भी चीज को लेकर के भी कहना कुछ चाहता है तो कोर्ट, याद रखना कोर्ट एक स्टेज होगी, या तो इंक्वायरी की स्टेज पे, ठीक है। इंक्वायरी कौन करता है? कोर्ट करती है, ठीक है। तो अब इंक्वायरी की स्टेज पे भी हो सकता है या और ट्रायल की स्टेज पे हो सकता है, ठीक है। ये याद 313 दोनों स्टेज में हो सकता है, ये आपके सेक्शन में भी प्रोवाइडेड है कि इंक्वायरी की स्टेज पे हो सकता है, ट्रायल की स्टेज पे हो सकता है। ये याद रखना, जब भी जज या कोर्ट कैसे है कह सकते हैं हम, यहाँ पर अपना एक सिर्फ इसका जो अगर हम देखें जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, अक्यूज्ड को पर्सनली एक हम मौका देते हैं अपनी बातों को एक्सप्लेन करने का। अगर हम लोग मूवीज वगैरह देखते हो या समझ में आते हैं तो अक्सर देखा होगा जज साहब हमेशा कहते हैं ना कि क्या आपको कुछ कहना है अपने जो भी एक्सप्लेनेशन में या इस पूरे व्याख्यान को समेटने के लिए, इसको कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप बता सकते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस मैम। जनरली कोर्ट वगैरह यही बोलती है कि आपको अपनी सफाई में क्या पेश करना है, सिंपल शॉर्ट यही। तो यही है एक्चुअली 313 अगर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बेयर एक्ट को देखें तो उसमें 313 में साफ साफ बता रखा हुआ है कि या तो ये इंक्वायरी या ट्रायल स्टेज में होगा जिसमें अक्यूज्ड को क्या किया है, पर्सनली एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट, ठीक है। अब जो दूसरी बात आती है वहां पर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, मे एट एनी स्टेज। अब यहाँ पर जो मे वर्ड का इस्तेमाल है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर कि मतलब इज इट मैंडेटरी या डिस्क्रिशनरी? नो मैम, इट इज डिस्क्रिशनरी, है ना। ये डिस्क्रिशनरी, जहाँ शैल वर्ड का प्रयोग होता है वो क्या हो जाता है, मैंडेटरी। तो बस यही बात इसमें भी है। जो फर्स्ट क्लॉज में मेड एनी स्टेज विदाउट वार्निंग द अक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चंस टू हिम एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी, तो वहां पर विदाउट वार्निंग मतलब क्या होता है कि उसको कोई भी हम ऐसा कोई वार्निंग नहीं दे रहे हैं कि आपके ये जो सेंटेंसेस है या आपके जो भी ये आप कुछ भी बोलोगे, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप दोगे तो वो कहीं पर यूज होंगे या आपके अगेंस्ट यूज हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शैल में क्या हो जाता है कि आफ्टर विटनेसेस फॉर प्रोसिक्यूशन, जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस को हम एग्जामिन कर लेते हैं उसके बाद आपसे हो सकता है कि कोर्ट क्वेश्चन करे, ठीक है। अगर लगता है कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको आप बेरक देखो, shall after the witness for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case, ठीक। तो मतलब साफ साफ ये बनता है कि जब पीपी प्रोसिक्यूशन अपना एग्जामिन कर लेता है विटनेसेस को और डिफेंस के पहले यहाँ पर इस स्टेज बिफोर पी आफ्टर पीपी एंड बिफोर डिफेंस, इस स्टेज में आपसे कोर्ट क्या कर सकती है, क्वेश्चंस पूछ सकती है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकती है रिलेटेड टू दैट केस, याद रखना ऑब्वियसली केस से रिलेटेड ही होगा ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आप लोगों को मैं बता देती हूँ, 313 जो है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है, जिसका जो है होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। एक जो है इसका ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज देयर विद माय राइटिंग,
जहां पर आपको सुनने जाने का अधिकार है, ठीक है। आपको कोर्ट पूछती है, स्टेटमेंट को क्वेश्चंस पूछती है, आप उस पे बेफिक्र हो करके उसको आप आंसर कर सकते हो। क्यों यहाँ पर 313 इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, बेफिक्र का वर्ड जो बेफिक्र मैं बोल रही हूँ दैट इज फ्रीडम। क्यों? क्योंकि ये कोई भी स्टेटमेंट अक्यूज द्वारा जो भी पास किए जाते हैं वो ओथ में नहीं होते, दे आर नॉट एडमिनिस्टर्ड ऑन ओथ। दैट इज वाई अगर एविडेंस एक्ट अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें जो सेक्शन 3 में एविडेंस होता है ना, उसमें डिफाइंड जो वहां पर एज एन एविडेंस उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फुल ऑन फ्रीडम है कि आप कोई भी वर्ड स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, उसको एज एन एविडेंस नहीं माना जाएगा। वो स्टेटमेंट एक तरीके से हम उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, या वो स्टेटमेंट क्लियरिटी के लिए हो सकता है, या क्लियर कुछ कोर्ट को कुछ क्लियरिटी लेना है या उसको कुछ क्लियर करना है, वो कर सकता है। पीपी के जो भी उन्होंने अपने मतलब दिए हैं स्टेटमेंट्स या एविडेंसेस को, तो उसको एक बार अक्यूज से क्लियर करने के लिए ये 313 का इस्तेमाल किया। और याद रखना जो 313 है वो सिर्फ कोर्ट की ड्यूटी है। जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट, दिस विल हेल्प यू व्हेन यू नो माइन्यूट पॉइंट्स जो है वो आपको बहुत काम आएंगे इसके। तो ये कोर्ट की ड्यूटी ही है जहां पर आपका कोर्ट 313 का कर सकता है, प्लस 311 भी कर सकता है। अभी ये बाद में आएगा पिक्चर में, लेकिन पहले 313 देख लो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 313, ठीक। अब जैसे क्या होता है कि कई बार कोर्ट को कुछ ऐसे चीजें या ऐसे एविडेंसेस दिख जाते हैं या ऐसे एविडेंसेस शो हो जाते हैं जहां पर कोर्ट को लगता है कि अब इसमें कुछ पॉइंट में एग्जामिन हम कर सकते हैं अक्यूज्ड को, ठीक है। तो फिर 313 कम्स इनटू पिक्चर। अब यहाँ एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? क्या होगा आंसर, यस या नो? क्या लगता है जब ये ओथ में एडमिनिस्टर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओ, तो क्या ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है कि नहीं है? नहीं है मैम। नहीं हो, ठीक है, वेरी गुड। दिस इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। जाहिर सी बात है हम लोग उसको कोर्ट में ओथ में नहीं एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक। अभी तक बताओ कोई दिक्कत समस्या हो तो? नो मैम। ठीक है। अब एक चीज और ये याद रखना, जो 313 है और जो हम लोग 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट करते हैं, इसका जो स्कोप है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, और इसका स्कोप क्या है, ब्रॉडर होता है। यहाँ पर फुल ऑन एक तरीके से यहाँ पर जो कहते थे ना हम लोग पावर, कोर्ट की एकदम फुल ऑन पावर है, वो अपना पावर को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है कोर्ट की पावर। ये इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं, या मतलब पॉइंट्स टू रिमेम्बर कर सकते हो। ये एक अपनी तरफ से भी पॉइंट मैंने ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग और बेयर एक्ट में जाएं तो मैंने ऑलरेडी सेकेंड पॉइंट कवर कर दिया है, सेकेंड क्लॉज इसका कि एडमिनिस्टर नहीं होता है ओथ में। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है कि अक्यूज शैल नॉट, बेयर एक्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जब तक बेयर एक्ट नहीं पढ़ोगे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। दैट इज व्हाई बेयर एक्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है थर्ड क्लॉज? द अक्यूज शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चन Just बाय questions. गिविंग फॉल्स आंसर टू इट। तो ये भी वही बात है, क्योंकि ओथ में नहीं हो रहा है तो ही हैज अ राइट टू रिमेन साइलेंट आल्सो, he has right to not answer। या अगर वो कोई फॉल्स कर देगा तो उसको आईपीसी में भी दंड नहीं मिलेगा, 192 या 194 वगैरह नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो याद रखना, मतलब कोई भी ही हैज राइट टू बी रिमेन साइलेंट, और जरूरी नहीं कि वो सही आंसर्स दे, ठीक है। ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा था, आंसर्स गिवन बाय द अक्यूज्ड may be taken into consideration such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other query into a trial or any other offense with such answer may tend to show he has committed। तो देखो कई बार ऐसा होता है क्योंकि जब अक्यूज्ड फ्रीडमली अपनी बातों को कह रहा है तो हो सकता है कि बाद में उसको क्रॉस एग्जामिन उस बात पे किया जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो फिफ्थ वाला क्लॉज है वो 2009 में ऐड किया गया था, और क्या कह रहा है, द कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग द रेलेवेंट क्वेश्चंस which are to be put in the accused, and the court may permit filing of written statement by the accused as sufficient compliance of this section. So court may take necessary steps in asking the questions from the accused. क्यों? क्योंकि आपका जो काउंसिल है, मतलब पीपी प्लस डिफेंस दोनों की हेल्प से वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, और इट मे बी रेलेवेंट, और किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में इसका उपयोग हो सकता है, ठीक है। ये याद रखना, अगर कोई भी क्या कहते हैं, मतलब जजमेंट में, या मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोर्ट विल सेट असाइड, ये पॉइंट लिख लो चाहे तो, कोर्ट विल सेट असाइड द जजमेंट अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी होती है तो, ठीक है। सेट असाइड द जजमेंट, सेट असाइड द जजमेंट अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी होती है। सो अगर हम पॉइंट्स इसमें देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने भी बताया था कि ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है, और इसमें कोर्ट बहुत ही ज्यादा मटेरियल वेटेज उन सेंटेंसेस को नहीं देती है जहां पर लगता है कि ये बहुत ही इमटेरियल है, वहां पर कोर्ट वेटेज देगी जहां पर लगता है कि हाँ केस को कोई लिंक मिल रहा है, या कोई केस को कोई वेटेज मिल रहा है, या उसके स्टेटमेंट से हो सकता है केस क्या पूरा सॉल्व हो सकता है, तो वहां पर जाहिर सी बात है इसको बहुत ही वेटेज मिलेगा, लेकिन अननेसेसरी वेटेज देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पर एक और बात हो सकती है, अगर कोई 313 में जो अक्यूज के स्टेटमेंट दर्ज, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, अगर उससे कोई नए एविडेंसेस या हो सकता है कुछ नई चीजें निकल रही हैं, तो कोर्ट समन या रीसमन कर सकता है। अब जब कोर्ट समन या रीसमन करता है तब 311 का पिक्चर आता है बीच में, ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले 313 क्लियर करना समझा पहले। अब जब कोर्ट को लगता है कि इस अक्यूज्ड के स्टेटमेंट से कोई चीज नई थिंग्स कैन बी रिकवर्ड और इज रिकवर्ड, सो कोर्ट में समन या रीसमन द विटनेसेस और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और ये याद रखना कि इसके जो 313 का जो कोई भी सेंटेंसेस या एविडेंस है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब इंक्वायरी या ट्रायल पे भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है नया बीच में, उसको हम देखना चाहता है कोर्ट कि क्या कुछ नया है या समथिंग मटेरियल इज देयर, और हो सकता है वो पूरा केस उलट दे, है ना, ऐसा हो सकता है कई बार, तो उसमें फिर कोर्ट 311 को लाता है बीच में।